आज हम बात करेंगे 2 जुलाई के करंट अफेयर्स के बारे में। तो इसके अंदर कुछ टॉपिक है, जैसे मध्य प्रदेश का हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान है। तो लॉकडाउन में जो बच्चों की स्टडी के लिए ये अभियान चलाया गया है। नाफ्ता 2.0 के बारे में, SERB के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में 6 जुलाई से शुरू होगा हमारा घर हमारा अभियान विद्यालय अभियान। तो राज्य में स्कूली छात्रों की शैक्षणिक नियमितता का ख्याल रखते हुए मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने हमारा घर हमारा विद्यालय नाम से एक डिजिटल अभियान तैयार किया है, जो छात्रों को स्कूल जैसा माहौल प्रदान करने के लिए है। यह अभियान राज्य में कोरोना संकट के दौरान कक्षा 1 से 8 तक के लिए 6 जुलाई 2020 से शुरू होने वाला है। अभियान की सफलता के लिए विभाग ने परिवार के सदस्यों से बच्चों को घर में एक उचित स्थान प्रदान करने का आग्रह किया है, जहां वे बिना किसी परेशानी के अध्ययन कर सकते हैं। अभियान की सफलता के लिए परिवार के सदस्यों का समर्थन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अभियान के तहत परिवार के सदस्यों और छात्रों के लिए विभाग द्वारा एक समय सारणी तैयार की गई है। समय सारणी के अनुसार सोमवार से शुक्रवार तक प्रत्येक में 1 घंटे की 4 कक्षाएँ होंगी। टाइमिंग सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक का होगा। शनिवार को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जैसे योग, कहानी सुनना आदि से संबंधित कक्षाएं संचालित की जाएंगी। तो ये जो अभियान है 1 से 8 तक की जो कक्षा हैं उनके लिए चलाया गया है। आगे हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में रिकवरी दर 76.9% है, जो राष्ट्रीय रिकवरी दर की तुलना में काफ़ी अधिक है। मध्य प्रदेश में कुल 13,861 कोविड-19 सकारात्मक मामलों में 10,655 लोग रिकवर हो चुके हैं। तो ये थी मध्य प्रदेश की जो बच्चों की स्कूली शिक्षा से संबंधित कुछ अभियान जिस उन्होंने चलाया है 1 से 8 तक के बच्चों के लिए। आगे हम डिस्कस करते हैं। नागालैंड में 6 महीने के लिए AFSPA को बढ़ाया गया है। तो AFSPA क्या है? तो केंद्र सरकार नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित करते हुए सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम 1958 को नागालैंड में 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। अब AFSPA नागालैंड में 2020 के अंत तक लागू रहेगा। सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम 1958 जिसे बोलते हैं हम AFSPA को 1958 में लागू किया गया था। इसका उपयोग अशांत घोषित किए गए क्षेत्रों में किया जाता है। इस अधिनियम के द्वारा किसी क्षेत्र में धार्मिक, नस्लीय, भाषीय तथा समुदाय के बीच विवाद के कारण इसे राज्य अथवा केंद्र सरकार द्वारा अशांत घोषित किया जा सकता है। अगर वहाँ पर कोई भी एक्टिविटी होती है तो उसको उस क्षेत्र को अशांत घोषित कर सकते हैं इस अधिनियम के तहत। तो यह अधिनियम 1958 में लागू किया गया। तो अशांत क्षेत्र की घोषणा किस प्रकार से की जाती है? इस अधिनियम के सेक्शन 3 में राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल को भारत में गजट में अधिसूचना जारी करने के लिए शक्ति दी गई है, जिसे बाद में केंद्र के पास नागरिकों की सहायता के लिए सशस्त्र बल भेजने की शक्ति है। यदि किसी क्षेत्र को अशांत घोषित किया जाता है तो यह स्थिति कम से कम 3 महीने के लिए लागू होगी। सशस्त्र बलों को विशेष शक्तियाँ कौन कौन सी दी जाती हैं? इस अधिनियम के द्वारा सशस्त्र बलों, राज्य एवं केंद्रीय पुलिस बल को उग्रवादियों द्वारा इस्तेमाल की जा रही संपत्ति अथवा घर को नष्ट करने, छानबीन करने तथा गोली मारने का अधिकार दिया जाता है। इस अधिनियम में सुरक्षा बलों को दुर्भावनापूर्ण व महत्वहीन मुकदमे से भी सुरक्षा प्रदान की जाती है। आगे हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से राज्यों में ये लागू हो सकता है। तो वर्तमान में AFSPA इन राज्यों में लागू है। तो राज्य की हम बात करें तो असम में है, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश। केवल तिरप और चांगलांग और लांगदिंग जिले तथा असम के साथ 20 किलोमीटर की सीमा में। मणिपुर में है तो इम्फाल नगरपालिका क्षेत्र के अतिरिक्त है। उसी के आगे हम बात करते हैं मेघालय असम के साथ 20 किलोमीटर सीमा तक ही सीमित तथा जम्मू कश्मीर। तो इन राज्यों में AFSPA लागू है। तो AFSPA क्या है? एक अधिनियम है 1958 में पारित हुआ था। आगे हम बात करते हैं कि इंद्रमणि पांडे को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जिनेवा का विदेश में है। तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो जिनेवा कहाँ? स्विट्जरलैंड में है। में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी इंद्रमणि पांडे को भारत के अगले राजदूत और
स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय में इंद्रमणि पांडे वर्तमान में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत है। मुख्य बिंदु की अगर बात करें तो इंद्रमणि पांडे 1983 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी राजीव कुमार चंद्र का स्थान लगे। राजीव कुमार चंद्र को इस पद पर 30 मई 2017 को नियुक्त किया गया था। लगभग 3 दशक के करियर में इंद्रमणि पांडे ने विदेश मामलों के निशस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में काम किया है। और काबुल जो है अफ़गानिस्तान की राजधानी है, काहिरा मिस्र, मस्कट ओमान की राजधानी है, इस्लामाबाद पाकिस्तान की, दमिश्क सीरिया की है, में भारतीय मिशनों का हिस्सा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इंद्रमणि पांडे से संबंधित है, तो इन्हें विदेश मंत्रालय में एक राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगले हम बात करते हैं ACRB ने एक्सेलरेट विज्ञान योजना लॉन्च की। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड विभाग, तो इसका कई बार फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो DST क्या है? तो DST है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, और ACRB क्या है? विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड विभाग है। ने एक्सेलरेट विज्ञान योजना लॉन्च की है। इस योजना का उद्देश्य एकल मंच प्रदान करना है जिसके द्वारा देश में उच्च वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत अनुसंधान विद्वानों और छात्रों के लिए इंटर्नशिप और क्षमता निर्माण कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। एक्सेलरेट विज्ञान योजना के लिए एक वेब पोर्टल www.accelerateviggyan.government.in लॉन्च किया गया है। तो अब हम बात करते हैं कि मिशन समूहन क्या है ये। तो एक्सेलरेट विज्ञान योजना इस मिशन के साथ शुरू होती है। यह मिशन देश में सभी वैज्ञानिक बातचीत को एक मंच के तहत समेकित करने के लिए है। इस मिशन के 2 घटक हैं, एक तो है संगोष्ठी सेमिनार और सिनोप्सिया, और दूसरा सिनोंजिया जिसे क्रॉनिकल बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं मिशन अभ्यास कौशल विकास के बारे में। तो सर्दियों के मौसम के लिए एक्सेलरेट विज्ञान योजना के तहत मिशन अभ्यास के लिए एप्लीकेशन शुरू किए गए हैं। यह मिशन अनुसंधान के क्षेत्र में करियर के विकास की तलाश कर रहे छात्रों के लिए है। अभ्यास मिशन को 2 घटकों के साथ लॉन्च किया गया है। यह 2 घटक जो हैं हाई एंड वर्कशॉप कार्यशाला और वर्तिका रिसर्च इंटर्नशिप के लिए घोषित किए गए हैं। तो इसके 2 घटक है, हाई एंड वर्कशॉप कार्यशाला और वर्तिका रिसर्च इंटर्नशिप है। इसी मिशन के माध्यम से अगले 5 वर्षों में 1000 उच्च स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यशालाएँ 25,000 स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट जो PhD धारी हैं छात्रों को अवसर प्रदान करेंगे। तो ये सारा ये मिशन का इसके अंदर 2 घटक हैं, संगोष्ठी है, सिनोंजिया है। तो ये सारी इसके अंदर डिस्कस किया हमने। अगले हम बात करते हैं केरल सरकार ने ड्रीम केरल प्रोजेक्ट की घोषणा की। तो केरल सरकार के मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2020 को अनिवासी भारतीय जो भारत के निवासी नहीं है यानी NRI के लिए भारत के पुनर्वास के लिए एक परियोजना शुरू करने का फैसला किया है। कोविड-19 प्रकोप के कारण रोजगार के नुकसान के कारण अनिवासी लोग भारत लौटे हैं। इस परियोजना को ड्रीम केरल प्रोजेक्ट नाम दिया गया है। NRI रेमिटेंस का महत्व है। तो केरल के लिए NRI प्रेषणों का महत्व देश के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में बहुत अधिक है। दशकों से NRI के प्रेषणों ने राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2018 में NRI प्रेषण राज्य में 85,000 करोड़ रुपए थे। हालांकि कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक वित्तीय संकट के साथ यह उम्मीद जताई जा रही है कि लगभग 52% NRI अपनी नौकरी खोने के बाद राज्य में वापस आ जाएंगे। तो इस तरीके से जो NRI जो विदेशों में जो लोग रह रहे हैं या विदेशी लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए ये योजना लागू की गई है। तो ड्रीम केरल प्रोजेक्ट के बारे में हम जानते हैं। तो ड्रीम केरल प्रोजेक्ट के माध्यम से न केवल वापसी करने वाले अप्रवासियों को पुनर्वास प्रदान किया जाएगा बल्कि परियोजना की सफलता, विशेषज्ञता, कौशलता और लौटने वाले केरल वासियों के ज्ञान पर भी निर्भर करेगी जो अंतर्राष्ट्रीय नौकरी परिदृश्य में प्रशिक्षित है। परियोजना का समन्वय केरल सरकार के विभिन्न विभागों के माध्यम से किया जाएगा। केरल के मुख्यमंत्री पिनारई विजयन ने 100 दिन के भीतर परियोजना के सफल क्रियान्वयन का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस समय अवधि के भीतर राज्य सरकार केरल वासियों से प्रस्तावों और सुझावों को स्वीकार करेगी। प्रस्तुत प्रस्तावों पर निर्णय लेने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल गठित किया जाएगा। विशेषज्ञ राय के लिए युवा सिविल सेवकों का एक पैनल भी बनाया जाएगा। तो इस तरीके से जो बाहर के जो विदेशों में जो लोग काम करते हैं जो उनको एक आवास दिया जाएगा, उनको रोजगार देने का लिए
जो 100 दिन का जो ड्रीम केरल प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है केरल के अंदर, इसके आगे हम बात करते हैं। 1 जुलाई 2020 से प्रभावी हुआ नाफ्ता 2.0। नाफ्ता 2.0 क्या है? तो अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा के बीच एक नया मुक्त व्यापार समझौता 1 जुलाई 2020 से लागू हो गया है। इसने 3 देशों के बीच 26 वर्ष पुराने व्यापार समझौते उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते की जगह ली है। तीनों देशों द्वारा नए मुक्त व्यापार समझौते की पुष्टि की गई है। नए व्यापार समझौते के लिए सभी 3 हस्ताक्षरकर्ताओं ने इसे अलग अलग नामों से प्रदर्शित किया है। आगे हम बात करते हैं, अमेरिका ने इसे USMCA संयुक्त राज्य मैक्सिको अमेरिका समझौता कहा है, जबकि कनाडा सरकार ने इसे CUSMA तथा मैक्सिको ने इसे TMEC द्वारा संदर्भित किया है। नाफ्ता 2.0 पूर्णतः एक नया समझौता नहीं है, यह कुछ परिवर्तनों के साथ पहले किए गए नाफ्ता समझौते का पुनः समझौता संस्करण है, इसीलिए इसे नाफ्ता 2.0 के रूप में संदर्भित किया गया है। तो पहले जो नाफ्ता था उसी के अंदर कुछ परिवर्तन करके नाफ्ता 2.0 नाम इसे दिया गया है। आगे इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं। 2016 के राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि वह मेक्सिको और कनाडा के साथ नाफ्ता मुक्त व्यापार समझौते को फिर से शुरू करेंगे, और उन्होंने कहा था कि यदि वार्ता विफल रहती है, यदि असफल रहती है, तो हम नाफ्ता समझौते से बाहर निकल जाएंगे, यानी अलग से समझौता करेंगे। अमेरिका और कनाडा के बीच अगस्त 2017 में स्टील और एल्यूमिनियम टैरिफ पर भी ध्यान केंद्रित करने के लिए पुनः वार्ता अगस्त 2017 में शुरू हुई थी। अर्जेंटीना में 2018 G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर तीनों देशों के प्रमुखों द्वारा नाफ्ता 2.0 पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो नाफ्ता जो पहले जो नाफ्ता था उसी को 2.0 नाम देके कुछ परिवर्तन करके उसके 2.0 नाम दिया गया है। आगे हम बात करते हैं, जून 2020 में बेरोजगारी दर 23.5% से कम होकर 10.9% हो गई है। तो 8 जून 2020 से अनलॉक 1 के साथ आर्थिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप 2 महीने के बाद बेरोजगारी की दर में काफ़ी गिरावट आई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की द्वारा जारी जून 2020 के महीने के आंकड़ों के अनुसार, तो कई बार इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, CMI का पूरा फुल फॉर्म क्या है, तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। तो जून 2020 में बेरोजगारी की दर भारत में 10.9% थी। जो शहरी की अगर बात करें तो 12.02% और ग्रामीण की बात करें तो 10.52% थी। देश भर में अप्रैल के महीने में बेरोजगारी दर 23.52% के उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। यह मई 2020 में 23.48% के समान रहा, लेकिन जून 2020 में महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गई और जून 2020 में GST संग्रह जून 2019 में GST संग्रह का 91% तक पहुंच जाने के साथ यह सुझाव दिया जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अब तक का सबसे खराब समय बीत चुका है। आगे हम बात करते हैं, 1 जुलाई 2020 से अनलॉक 2.2 के शुरू होने के साथ यह उम्मीद की जा सकती है कि बेरोजगारी दर में आने वाले समय में और कमी आ सकती है। भारत में बेरोजगारी दर में लगातार गिरावट चल रही है। तो CMIEE द्वारा डेटा के अनुसार 8 जून 2020 को भारत में बेरोजगारी की दर 21.33% थी। तब से इस दर में हर दिन गिरावट आ रही है। जून 2020 में राज्यवार बेरोजगारी दर 0.6% बेरोजगारी के साथ असम में जून 2020 में देश में सबसे कम बेरोजगारी दर थी, जबकि ठीक है